मित्रों नमस्कार। बीच में व्यवधान आ जाने के कारण वीडियो को फिर से एक बार पुनः शुरू करना पड़ा। हम पिछले एपिसोड में सन 1969 तक के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ विषय छूट गए थे जिन पर आज फिर एक बार छूटे हुए विषयों पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूं, और वह चर्चा हम सन 1967 से लेकर के 1970 तक के बीच की आज एक बार फिर करना चाहते हैं। आप सबको जैसा कि मालूम होगा कि उस समय जो तत्कालीन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, और निधन के बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता ने उनको बनाया, और मोरारजी देसाई भाई को उप प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी को स्वीकार करना पड़ा। हाँ बंधुओं, चूँकि इस बीच में वीडियो में नेटवर्क की प्रॉब्लम आई तो विषय को रोकना पड़ा। तो उस समय के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो दौर चल रहा था, उस दौर में दो ही महत्वपूर्ण दल सामने थे राजनीति में। एक तो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनसंघ, और उसी के बीच में जो हमारे स्वतंत्र पार्टी का भी एक प्रतिनिधित्व निकला, और वह स्वतंत्र पार्टी सोशलिस्ट पार्टी और अन्य विभाजन कांग्रेस के जो होते गए उनसे छोटे छोटे दल और भी बनते चले गए। लेकिन उस समय जो जनसंघ प्रमुख दल था, वह राजनीतिक दल होने के बाद भी भारत के अंदर उसकी कार्य करने की पद्धति, उसके कार्यकर्ताओं की पद्धति, उसके नेताओं का काम करने का जो विचार था, वो एक परिवार की भांति था। परिवार को एक संगठन को रूप में स्थापित करना और भारत को पुनः अखंड स्वरूप में वापस लाने के लक्ष्य को लेकर के हम समाज के बीच में काम कर रहे थे। जनसंघ भारत की स्वाभिमान का प्रतीक था, हिंदुत्व के समाज को एक जागृत करने की दिशा में काम करने का प्रयास कर रहा था। वह राजनीतिक दल होते हुए भी वह राजनीति से ज़्यादा समाज के हित के लिए काम करने के लिए तत्पर था। सत्ता उसका प्रमुख लक्ष्य नहीं था। उस दौर में जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय राजनीतिक दल जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने की एक नीति उन्होंने बनाई, एक सिद्धांत बनाया कि हम भारत के अंतिम सिरे पर खड़े हुए व्यक्ति के सुख के लिए, उसके हित के लिए काम करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। और उनका ये मानना था कि जिस दिन भारत की जनता के अंतिम सिरे पर बैठा हुआ व्यक्ति शक्ति संपन्न समर्थ हो जाएगा, उस दिन भारत अखंड होगा, भारत विश्व गुरु के स्थान पर पुनः स्थापित होगा। इस ध्येय को लेकर के, इस विचार को, इस चिंतन को लेकर के वो समाज के बीच काम कर रहे थे। उनका विचार था कि हम पहले संगठन खड़ा करें, संगठन से समाज के अंदर परिवर्तन करें, और समाज परिवर्तन के बाद हम सत्ता परिवर्तन की बात सोचते थे। जनसंघ ने उस दौर में धीरे धीरे 1952 से लेकर के 1965 और 67 तक जो उपलब्धियां अर्जित की, कई राज्यों में जनसंघ ने अपने गठबंधन की राजनीति के माध्यम से अपनी सरकारों में अपनी सहभागिता अर्जित की, और धीरे धीरे वह दिनों दिन वह बढ़ता चला गया, और समाज में जनसंघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की विश्वसनीयता दिनों दिन बढ़ने लगी। विपक्ष के कोई भी दल का नेता हो, लेकिन जनसंघ के कार्यकर्ता, जनसंघ के नेता की विश्वसनीयता के ऊपर कोई भी आंच नहीं आती थी। वह सभी दलों के नेता, सभी दलों के लोग जनसंघ के कार्यकर्ता के ऊपर पूरा विश्वास किया करते थे। एक ऐसा दौर था जिस समय राजनीति में अपराधीकरण कहीं नहीं था। ना तो किसी भी दल का कोई भी नेता किसी भी अपराधी के संरक्षण देने की सोचता था, और ना ही किसी अपराधी के द्वारा राजनीतिक संरक्षण पाने की कल्पना की जाती थी। यानी राजनीति का जो दौर आगे चल करके जो चला है, वह दौर उस समय तक प्रारंभ नहीं हुआ था, राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ था। लेकिन 67 से 69 के बीच में एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कांग्रेस के विभाजन के बाद, कि एक गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। उस गठबंधन के युग के प्रारंभ होने के बाद 67 से लेकर के 69 तक हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों के रूप में एक समृद्ध सरकार की स्थापना करने का काम किया, और उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौरण सिंह जी और जयप्रकाश नारायण आज ऐसे नेताओं ने विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारें बनाने का काम किया। दक्षिण में कड़गम भी बनी, कम्युनिस्ट पार्टियों की भी सरकारें बनी। उस समय नंबूद्रीपाद की सरकार को इंदिरा कांग्रेस ने बर्खास्त भी किया था।
उस दौर में 69 में इस विषय से आप पूर्व में भी परिचित हो चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिल को राष्ट्रपति बनाया और कांग्रेस में एक सिंडिकेट यानी जो पुराने कांग्रेस के वर्चस्व प्रभावशाली नेताओं का एक गुट और इंदिरा गांधी के समर्थक नेताओं का एक गुट अपना अलग अलग स्थान रखता था। आत्मा की आवाज़ पर जो इंदिरा गांधी ने व्हिप जारी करने से मना किया और वह व्हिप का पालन नहीं किया, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा। वो कर्नाटक के आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त थी। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ वह कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में थे और ये एक ऐसा अभूतपूर्व निर्णय उस दौर में हुआ जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और उस बर्खास्तगी का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर एक विभाजन हो गया और कांग्रेस ओ और कांग्रेस जिगजिबेग यानी इंदिरा कांग्रेस की स्थापना हुई और इंदिरा कांग्रेस ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन कर लिया और विभाजन करने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से अपने लिए एक नए चुनाव चिन्ह की मांग की। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था और इंदिरा कांग्रेस जब बन गई तो उसका चुनाव चिन्ह जो है गाय बछड़ा हो गया और गाय बछड़ा जो चुनाव चिन्ह इंदिरा जी ने अपना लिया तो वह उसमें गाय माँ और बेटा इंदिरा गांधी और संजय गांधी के प्रतीक के रूप में आगे उभर करके सामने आया कि ये माना गया कि गाय इंदिरा गांधी हैं और बछड़ा संजय गांधी जी के रूप में ये प्रतीकात्मक एक सोच बनी। लेकिन इस राजनीति के दौर में जब ये सत्ता का जब षड्यंत्र चलता है तो राजनीति में षड्यंत्रों का दौर 1965 से ही प्रारंभ हुआ जिसमें हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को खोया और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के चुनाव हुए, सत्ता का विभाजन हुआ, ये सारी चीज़ें उस राजनीतिक षड्यंत्रों के दौर से हम लोग ये देश गुजरा। देश में उस समय की जो स्थिति परिस्थिति बनी वहाँ पर इंदिरा गांधी प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई और उन्होंने 1969 के बाद 1970 में एक और अभूतपूर्व निर्णय लिया कि उन्होंने आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव की पहले ही आम चुनाव के समय से पहले ही घोषणा कर दी और 1971 में जो चुनाव हुआ वो लोकसभा का चुनाव का पहले समय से पहले चुनाव होने की बात आम चुनाव में हुई। एक उनका दुस्साहसिक या साहसिक निर्णय कहा जाए वो इंदिरा गांधी की जो एक जीवन शैली रही जो हमने अध्ययन किया वो निश्चित रूप से वह बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की थी और जिस तरीके से उन्होंने मन माने तरीके से अपना काम करने की चाही उनके आगे उन्होंने जो सोच लिया उसको करके गुजरा, चाहे वह परिणाम अच्छा रहा हो या खराब रहा हो। लेकिन उनकी जो ताकत है, जो सोचने की शक्ति थी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उस शक्ति के साथ उन्होंने पूरी तरीके से काम किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक और विशेष बात आई जो आगे भी परिलक्षित होती रही कि उन्हें मैं जो हूं, मेरे अलावा मैं जो निर्णय ले रही हूं वही सारा निर्णय सर्वमान्य है, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी जी ने राजनीति में स्थापित किया वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति महिला होने के नाते, दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी होने के प्रधानमंत्री होने के नाते एक अच्छा सोच हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये सोच बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता और उसका दुष्परिणाम हुआ कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया वो एक अलग थलग पड़ करके धीरे धीरे अलग होते चले गए। उनकी पहचान अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में सिमटती चली गई। इंदिरा गांधी जी ने जब पुनः आम चुनाव में जनादेश लेने की बात कही और 1970 के में उपचुनाव या कहना चाहिए समय से पूर्व लोकसभा भंग करने का जो निर्णय लिया वह एक अभूतपूर्व निर्णय था, क्योंकि उस दौर में कांग्रेस विभिन्न राज्यों में 1967-69 के चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में कमजोर हुई, पूर्ण बहुमत पा तो लिया लेकिन विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी, सम्मिलित सरकारें बनी, लेकिन उसके बावजूद इतने साहस के साथ निर्णय लेना कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का जनमत और प्रभाव कम हो रहा है, उसके बाद समय से पूर्व चुनाव करा देना, ये एक उनका बहुत ही दुस्साहसिक या साहसिक निर्णय माना जा सकता था, जिस पर किसी प्रकार की कोई भी समझदार या कहना चाहिए राजनीतिक परिवेश में
इन सब चीज़ों की गुंजाइशें कम होती हैं, हर व्यक्ति राजनीति में सेफ साइड चाहता है, लेकिन इंदिरा जी ने उस चीज़ की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की और समय से पूर्व 1971 में आम चुनावों की घोषणा कर दी। वह दल उस समय हरियाणा में भी जो एक और चीज़ निकल के आई कि उसी दौर में दल बदल की बड़ा प्रचलन हुआ और हरियाणा राज्य में आया राम और गया राम का जो दल बदल का जो रूप पेश हुआ वह एक विकृत राजनीति का शुरुआत का विषय कहा जा सकता था। 1970 में जब इंदिरा जी ने जब 1970 में लोकसभा चुनाव कराने जा रही थी तो उस समय एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वो था स्वतंत्रता के बाद जब विभिन्न राज्यों के राजाओं को भारत की संघ में विलय कराया गया था, उस समय विलय कराने के बाद उन राज्यों के राजाओं के उनके परिवारों को कुछ भत्ता, कुछ प्रीविपर्स की बात हुई थी और उनको राजस्व और कुछ उनके राज्य के विस्तार के अनुसार उनको मानदेय या कहना चाहिए कुछ धनराशि दी जाती थी। उसको इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1970 में उसको समाप्त कर दिया और उस पर मोरारजी देसाई भाई ने ये कहा, इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा जिन रियासतों ने भारत में विलय किया ये उनके साथ विश्वासघात जैसा है। लेकिन इंदिरा जी ने लोकसभा भंग करने से पूर्व प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी। ये एक उनका बहुत बड़ा निर्णय था। उस समय जब 1971 में आम चुनाव हुए तो उस आम चुनाव में समाजवादी पार्टी, प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल आदि ऐसे अनेकों दल जो विपक्ष की भूमिका को निर्वाह करने के लिए तैयार थे, ये सारे के सारे दल विभिन्न राज्यों में एक मंच पर आकर के कांग्रेस के विरोध में खड़े होने के लिए तैयार हो गए। उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी जरूर एक ऐसी पार्टी थी जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार के साथ, इंदिरा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने के लिए तैयार थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी कहीं कहीं पर भारत इन राज्यों के लोगों ने इन राजनीतिक दलों का गठजोड़ संपन्न हुआ था। 1971 में जब ये आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। और वह गरीबी हटाओ नारा इतना प्रसिद्ध हुआ, इसका प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी ने किया कि वह गरीबी हटाओ नारा एक पूरा देशव्यापी नारा बना और उस गरीबी हटाओ नारे से इतना ज़्यादा समाज प्रभावित हुआ कि इंदिरा जी को फिर एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने में वह सफल हो गई। एक उन्होंने नारा दिया कि जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, इस नारे की लोकप्रियता जनमानस के अंदर बहुत गहरे तक बैठी और उस नारे ने एक बार फिर इंदिरा कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने में कामयाबी दिलाई। उस 1971 में जब पुनः एक बार इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता बनकर के प्रधानमंत्री बनी तो वहाँ से उनके काम करने की शैली में और भी ज़्यादा आक्रामकता का प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने चुन चुन करके सत्ता के केंद्र जहाँ भी थे उन्होंने कहा कि मैं और मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, इसकी दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। वह उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका के क्षेत्र में भी अपने चुने हुए विश्वसनीय लोगों को महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाना शुरू कर दिया। वह सारी चीज़ें ऐसी बनती गई कि वह इंदिरा जी के चारों ओर एक ऐसा आवरण, एक ऐसा उन्होंने आभा मंडल तैयार कर लिया। उनके अतिरिक्त दूसरा अन्य कुछ नहीं, उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना वही सरकार है, वही संगठन है, वही लोकतंत्र है, वही सारी चीज़ें निर्धारित करने वाली बनी। उसी बात बीच में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी उस दौर में एक और संकट देश के ऊपर आया। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ उसमें भारत की सरकार को युद्ध का सामना करना पड़ा और इस युद्ध के सामना करने में भी इंदिरा गांधी ने पूरी क्षमता, पूरी दृढ़ता के साथ पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। 1965 में मुंह की खाने के बाद 1971 में भी मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभक्त हुआ और दो टुकड़ों में विभक्त होने के बाद
वो पूर्वी पाकिस्तान जो था वह बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने इंदिरा गांधी को जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया। ये उनकी जो कार्यशैली 1971 तक की है, उस कार्यशैली के बाद वो दिनों दिन उनकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर पहुंचती गई। उनके काम करने का ढंग पूरे केवल मेरे अतिरिक्त बाकी कुछ नहीं, मैं जो कहूँ वही ठीक है, उस दृष्टि से वह पूरी दृढ़ इच्छा के साथ पूरे देश में उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकारें बनाई और अपने को संचालित करने का काम किया। इस बीच में क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ व्यवधान भी हुआ है, मैं आगे के एपिसोड में थोड़ा प्रयास करूंगा कि ये व्यवधान ना आए। इस पिछले एपिसोड के विषय में एक और विषय हमारे बीच में आया था कि हमारे किसी मित्र ने किया कि ये सारे पुराने ऐतिहासिक तथ्य हैं, पुस्तकों में भी हैं। ये निश्चित रूप से ये सारे ऐतिहासिक तथ्य पुस्तकों में भी हैं और अन्य सामग्रियों में भी हैं, लेकिन पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद आज पुराने ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करना भी बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुसार अपने हिसाब से विश्लेषण करता है और समाज में उसकी आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। समय लौट के फिर उसी मुहाने पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ से चला करता है। उस ऐतिहासिक दृष्टि को हमें अध्ययन की भी आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये वो दौर था जो आज की पीढ़ी उस दौर को विषय में जानती नहीं है, सुनना नहीं चाहती और उसके जानने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक पिछली अतीत हो गई। लेकिन राजनीति अतीत से जुड़ करके ही चलती है और अतीत के सहारे ही भविष्य का निर्माण करती है। ये इसलिए इस अतीत के पहलू को भी इस विषय पर जोड़ करके हम आज आप सबके सामने रख रहे हैं। ये विषय चूँकि एक मांग आई कि नए विषयों पर भी चर्चा की जाए, ये सारे विषय उन विषयों के बाद जब हम 1921 तक की राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर लेंगे, उनके विषय के बाद वर्तमान के जो तत्कालिक विषयों हैं निष्पक्ष रूप पर से उन पर भी चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। हम अपने मित्रों को आश्वस्त करते हैं, मेरे द्वारा जो भी चर्चा होगी वह निष्पक्ष करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस एपिसोड में वार्ता को मैं विराम देना चाहता हूं और अगले के जो एपिसोड हमारे 1971 से 1975 के जो एपिसोड हैं, ये दोनों 71 से 75 तक का जो कार्यकाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और देश के हित के लिए भी, क्योंकि पूरे देश की जनता को इस दौर से जो गुजरना पड़ा वह भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उसकी आवश्यकता भी है। और उस पूरे एपिसोड को हम पुनः 2 भागों में करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे के एपिसोडों को हम और संक्षिप्त करने के प्रमुख विषयों पर चिंता करते हुए शीघ्र से शीघ्र उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम से विदा मांगते हुए अपनी बात को मैं यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश, प्रणाम।